नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट टू कल्ट पर। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया में एक ऐसे आइलैंड की जो शायद दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस है और उसका नाम है बाली। तो इस वीडियो में हम आज थोड़ा बाली और उसके कल्चर के बारे में जानेंगे और मैं आपको 9 ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। अब आप सोचेंगे कि 9 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में और डिटेल्स डाल देता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बाली गया था तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी वो थी लोगों के नाम, क्योंकि हर दूसरे बंदे का नाम सेम ही निकलता था। तो फिर मैंने वहाँ के लोकल गाइड से इस बारे में पूछा। तो उसने मुझे बताया कि बाली में लोगों के नाम लिमिटेड होते हैं और हर बच्चे का नाम उसके बर्थ ऑर्डर से डिसाइड होता है। मतलब फैमिली में अगर पहला बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका नाम वयान पुत्तु गेदे होगा। दूसरा बच्चा है तो मादे या कादिक। तीसरा बच्चा है तो न्योमान या कोमांग। और चौथा है तो केतुत। और अगर पांचवा बच्चा होता है तो उसका नाम दोबारा से फर्स्ट से शुरू हो जाता है, मतलब वयान पुत्तु या गेदे। अब क्योंकि लड़का और लड़की दोनों के नाम सेम होते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लड़के के नाम के आगे आई लगा देते हैं और लड़की के नाम के आगे नी लगा देते हैं। मतलब नी व्यान है तो उसका मतलब है लड़की और आई व्यान है तो उसका मतलब है लड़का। तो जब मुझे पता चला तो मैं सोच रहा था कि इन लोगों को तो बड़ी कन्फ्यूजन होती होगी अगर कोई बंदा अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा है और बोले कि आंटी मैं पुत्तू बोल रहा हूँ, पुत्तू घर पे है। और उधर से उसकी माँ बोले कि नहीं बेटा, पुत्तू तो घर पे नहीं है, वो पुत्तू के घर पे गया है। तो मुझे बड़ा सोच के हंसी आ रही थी कि ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे। खैर ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारी तरह काफ़ी निकनेम्स यूज़ करते हैं और डे टू डे लाइफ में भी ये एक दूसरे को उसी निकनेम से बुलाते हैं। मेरे लिए सबसे मज़ेदार बात थी कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी बाली से आती है, जिसे कॉफ़ी लुवाक बोला जाता है। और इस कॉफ़ी का प्राइस लगभग 5,000 रुपये पर कप होता है। अब ये बात मज़ेदार क्यों है? क्योंकि इसका बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। लुवाक बेसिकली एक तरह का जानवर होता है जो बिल्ली या नेवले की तरह दिखता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब इस जानवर को कॉफ़ी बीन्स बहुत पसंद है, तो ये चुन चुन कर बेस्ट कॉफ़ी बीन्स खाता है और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसके फ्लेवर को थोड़ा चेंज कर देता है, उसकी कड़वाहट को थोड़ा कम कर देता है। और कॉफ़ी बीन्स का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जिसे ये बिल्ली पॉटी कर देती है, उसी से ये कॉफ़ी बनाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि लोग कप लेके इस जानवर के नीचे सुबह सुबह खड़े हैं और उसकी पॉटी का वेट कर रहे होते हैं। ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। बेसिकली जो कॉफ़ी बीन्स वो पॉटी करती है, उन्हें कलेक्ट करने के बाद उनको थोड़ा भुना जाता है, उसे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। उसी के बाद फाइनली ये कॉफ़ी तैयार होती है। पर पता नहीं किसको ये आइडिया सबसे पहली बार आया होगा कि चलो बिल्ली की पॉटी से कॉफ़ी बनाते हैं। खैर मैंने भी ये कॉफ़ी ट्राई करी थी, लेकिन मुझको इसका टेस्ट कुछ खास नहीं लगा। हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। आपको क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद क्या आप ये कॉफ़ी ट्राई करना चाहेंगे? ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब वैसे तो इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है, पर बाली एक एक्सेप्शन है जहाँ 83% लोग हिंदुज़म फॉलो करते हैं। शायद बाली की सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ के मंदिर हैं। तो बाली में जैसे हम लोग हिंदू भगवानों को मानते हैं, उसी तरह ये लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य भगवानों को मानते हैं। इसीलिए बाली में आपको काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स भी दिखेंगे और बाली को आइलैंड ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ के मंदिर इंडिया से दिखने में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आपको ऐसे पगोड़ा दिखाई देंगे जिसे मेरू कहते हैं, जो मेरू माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है और ये टेम्पल की होलीएस्ट जगह पर लोकेटेड होता है। इनकी खासियत ये है कि इसमें हमेशा 3, 5, 7, 9 या 11 ही लेवल होते हैं और ये जितना ऊंचा होगा उतना ही वो टेम्पल इम्पोर्टेंट माना जाता है। बाली में टेम्पल्स को इंडिया की तरह बहुत ही सेक्रेड माना जाता है और इसलिए टेम्पल्स में एंटर करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपकी बॉडी प्रॉपर्ली कवर्ड होनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन या मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन अलाउड नहीं होती हैं। इसके अलावा मंदिर की ओर पैरों से पॉइंट करना या मंदिर के पुजारी से ऊंचे पद पर खड़ा होना भी रूड माना जाता है। पर एक चीज़ जो मुझे इंडिया और बाली में कॉमन लगी वो थी यहाँ के बंदर, क्योंकि इंडिया की तरह यहाँ पर भी बंदर शैतानी करने में बहुत आगे हैं। और जैसा इंडिया में मंदिरों के बाहर वो प्रसाद पर झपट्टा मारते हैं, वैसे ही बाली में मंदिरों के बाहर वो टूरिस्ट लोगों के सामान पर झपट्टा मारते हैं।
मेरा भी चश्मा उन्होंने छीन लिया था और फिर 3 अलग-अलग बंदरों ने उसको पहले ट्राई किया और जब पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको फेंक दिया। खैर, एक टेम्पल जो यहाँ बहुत ही फेमस है वो है लंपुंगयांग टेम्पल। इस टेम्पल पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग सुबह-सुबह 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू ही बहुत सुंदर और बहुत यूनिक है। क्योंकि इस टेम्पल के गेट्स के पीछे माउंट अगुंग दिखाई देता है, जो यहाँ का एक एक्टिव वॉल्केनो है। और सुबह सनराइज़ पर इसका व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है। तो मैं भी 2 घंटे लाइन में लगा था और मेरी 2 मिनट में ही सारी फ़ोटोज़ खिंच गईं। पर खैर फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जाना काफ़ी वर्थ था। वैसे बाली में जैसे हिंदू टेम्पल्स हैं, उसी तरह कंबोडिया देश में भी काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल भी कंबोडिया में पाया जाता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, या उसका वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। बाली में अगर आपको कोई खाना सर्व करे तो उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पोलाइट नहीं माना जाता है। और जब आपको कोई खाना सर्व करे तो उसे तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक आपका होस्ट आपको खाने के लिए ना बोले। मतलब उसका मुंह देखते रहो जब तक वो हाँ ना बोल दे खाने के लिए। वैसे नॉर्मली बाली में लोग खाने के लिए बर्तन यूज़ नहीं करते हैं और ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर खाने के बाद आपकी प्लेट्स खाली हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपको अभी और खाना खाना है। तो जब तक आप अपनी प्लेट में खाना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको लोग ठुसाते रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपका पेट अभी तक नहीं भरा है। तो अगर आपको और खाना नहीं खाना है तो बेहतर है कि आप अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ दें। बाली न्यू ईयर वाले दिन, जिसे नेपी कहते हैं, सारा आइलैंड एक दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन में चले जाता है। इस दिन सारी दुकानें, ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी सब बंद हो जाते हैं। और इस दिन ये लोग बेसिकली घर पर हाथ पे हाथ रख कर बैठते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और फास्टिंग करते हैं। इसी तरह बाली में दो कैलेंडर सिस्टम होते हैं। एक तो नॉर्मली जो 365 डेज़ का होता है और दूसरा जिसमें सिर्फ 210 दिन होते हैं। इस कैलेंडर का ओरिजिन हिंदुइज्म से है और कुछ हफ्तों में सिर्फ एक दिन होता है और कुछ हफ्तों में 10 दिन तक भी हो सकते हैं। अब बाली में राइस फील्ड्स भी बहुत हैं और बाली के लोग इस राइस एग्रीकल्चर पर बहुत सालों से निर्भर करते आ रहे हैं। इनफैक्ट इंडोनेशिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि नंबर वन पर कौन सी कंट्री है? नंबर वन पर है चाइना। मतलब यहाँ पर भी चाइनीज़ ने नहीं छोड़ा। बाली में राइस को भगवान का गिफ्ट मानते हैं, इसलिए काफ़ी गांव में राइस फील्ड्स के आसपास आपको राइस गॉडेस के टेम्पल्स या स्टैचूज भी दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बड़े बड़े झूले भी मिल जाएंगे जो टूरिस्ट लोगों में काफ़ी पॉपुलर हैं। इस पर झूलकर आपको व्यू तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप आसमान में झूल रहे हैं। तो बहुत लोग इंस्टाग्राम पर यहाँ की फ़ोटोज़ डालते हैं। बाली में जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले 105 दिन तक उन्हें ज़मीन पर नहीं रखा जाता है और वो हमेशा किसी न किसी की गोदी में रहते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बहुत ही होली और प्योर माना जाता है। और बताओ, मैं था जो पैदा होते ही ज़मीन पर रेंगने लगा था और मिट्टी खा रहा था। ज़्यादातर टूरिस्ट बाली में बीचेस के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के बीचेस की खास बात यह है कि यहाँ काफ़ी बीचेस पर ब्लैक सैंड होती है। और इसका रीज़न है कि यहाँ पर 3-4 वॉल्केनोज़ हैं जिसके मिनरल्स या लावा के जो फ्रैगमेंट्स है, इसकी वजह से यहाँ की सैंड जो है वो ब्लैक हो गई है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ की ब्लैक सैंड बहुत बीमारियों का इलाज भी करती है, इसलिए यहाँ पर वॉल्केनोज़ को भी काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। तो बेसिकली बालिनेस लोगों के लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ सेक्रेड है। वैसे अच्छी बात भी है कि यहाँ के लोग नेचर को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत होते हैं और मैंने भी यहाँ पर कई वाटर स्पोर्ट्स किए थे, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा वो थी यहाँ की राफ्टिंग, क्योंकि बाकी वाटर स्पोर्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव थे और शायद इतने वर्थ भी नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैंने पैरासेलिंग भी करी थी, जिसमें मुझे 5 मिनट के लिए हवा में लटका कर छोड़ दिया था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें उन 5 मिनट। तो शायद इससे अच्छा है कि आप इंडिया में ही वाटर स्पोर्ट्स कर लें। बाली कल्चरली भी काफ़ी रिच है। यहाँ के दो डांस बहुत ही फेमस हैं। पहला है बारोंग डांस, जो गुड और इविल स्पिरिट्स की बीच की फाइट को दिखाता है। बारोंग बेसिकली एक मिथोलॉजिकल शेर जैसा दिखने वाला एनिमल है जो गुड स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक इविल स्पिरिट रांगदा से फाइट करता है। ऑब्वियसली एंड में जीत बारोंग की ही होती है।
उसी तरह दूसरा पॉपुलर डांस है केचक डांस और इसे फायर डांस भी कहते हैं और ये रामायण की स्टोरी का शॉर्ट वर्जन दिखाता है। इसकी स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रह रहे होते हैं और रावण आकर सीता जी का हरण कर लेता है। यूजुअली ये डांस ओपन एयर में सनसेट के टाइम किया जाता है। वैसे पर्सनली मुझे केचक डांस ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि उसमें रामायण की स्टोरी दिखाई गई थी, तो शायद मुझे ज़्यादा समझ में आ रही थी और बारोंग थोड़ा मेरे सर के ऊपर से निकल गया। पर खैर दोनों डांस मुझे देखने में ओवरऑल बहुत ही अच्छे लगे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बाली में बहुत ही अच्छा रहा और मुझे यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लगे और शायद बाली एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं दोबारा जाना चाहूँगा। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप बाली ज़रूर जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।